बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लम्हा जब पूरी क्लास हंस रही थी और मैं अंदर से मर रहा था। हंसी की गूंज मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी, मगर चेहरे पर एक जबरदस्ती का सुकून जमा हुआ था। सामने माँ खड़ी थी, उसकी आंखों में एक फातिहाना चमक, जैसे उसने कोई मैदान जीत लिया हो। मैं अपनी जगह पत्थर का हो गया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था कि सीना फट जाएगा। लो जी, आशिक साहब ने तो कमाल कर दिया। किसी ने पीछे से आवाज लगाई और बाकी सब फिर से हंस पड़े। मैंने गर्दन घुमाई, हर चेहरे पर मेरा मजाक उड़ाने का मजा झलक रहा था। बस 1 घंटा पहले मैंने ये सब सोचा भी नहीं था। ब्रेक में माँ मेरे करीब आई थी, होठों पर वो मुस्कुराहट जो हमेशा मेरे दिल को बेकाबू कर देती। आज एक शर्त लगाए, उसने आंखों में शरारत भरी हुई थी। मैंने हल्के से कहा, कैसी शर्त? अगर तुम पूरी क्लास के सामने माइक लेकर कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगी। मेरे लिए ये चैलेंज नहीं था, ये तो मौका था। दिल में एक लहर सी दौड़ गई, जैसे बरसों की तमन्ना पूरी होने का वक्त आ गया हो। मैंने बगैर सोचे हाँ कर दी और अब मैं उस फैसले की कीमत चुका रहा था। मैं माइक के साथ क्लास के सामने खड़ा हुआ, सबकी नजरें मुझ पर थी। मैं माँ से मोहब्बत करता हूँ, मैंने ये कहा तो लम्हा भर को एक खामोशी छा गई, मगर अगले ही लम्हे क्या कहूँ का तूफान उठा। माँ ने हंसकर कहा, अरे तुम लोग संजीदा हो गए क्या? ये तो बस एक शर्त थी, मजाक था। मेरे दिल में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी। पीछे से आवाज आई, वाह भाई, इश्क का बेड़ा गर्क। किसी ने तालियां बजाई, किसी ने उंगली से इशारा किया। मैं खामोश खड़ा रहा। मैं जवाब देता तो अल्फाज टूट जाते और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी कमजोरी देखे। माँ ने फिर कहा, हो सॉरी, बुरा तो नहीं माना? और वही जहर भरी हंसी। क्लास खत्म हुई तो मैं अपना बैग उठाकर सीधा बाहर निकल गया। क्लासरूम से निकलने के बाद जैसे मेरा जिस्म खुद ब खुद पार्किंग की तरफ बढ़ता गया। कदम भारी थे, मगर दिमाग में एक ही शोर था। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और जोर से बंद किया। चाबी घुमाई, इंजन गरज उठा। जैसे ही गाड़ी चलाई, टायरों ने चीख मारी और मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। यूनिवर्सिटी का गेट पीछे रह गया। सामने एक लंबी सुनसान सड़क थी। दाएं बाएं दरख्त कतार में खड़े थे, मगर मैं उन सबको धुंधला देख रहा था। रफ्तार इतनी थी कि हर चीज धुंध बनकर गुजर रही थी। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे से विंड स्क्रीन के ऊपर लटकी एयर फ्रेशनर को झटका दिया। वो बार बार शीशे से टकरा कर आवाज कर रहा था। कुछ फासले पर ट्रैफिक सिग्नल नजर आया, लाल बत्ती थी, मगर मैंने ब्रेक लगाने के बजाय एक झटके से गाड़ी मोड़ दी और खाली सर्विस रोड पर चढ़ गया। वहां कोई नहीं था, बस कभी कभार कोई मोटरसाइकिल आ जाती। रास्ते में एक छोटा सा चाय का ढाबा आया। बाहर 2 आदमी बेंच पर बैठे गपशप कर रहे थे। जैसे ही मैं गुजरा, उनमें से एक ने हाथ उठाकर इशारा किया, भाई जरा रुकना। मैंने एक लम्हे को सोचा कि रुक जाऊं, मगर फिर एक्सीलेटर दोबारा दबा दिया। बैक व्यू मिरर में देखा, वो हैरत से मुझे घूरते रह गए। चंद किलोमीटर आगे एक पुरानी इमारत के सामने पुलिस की वैन खड़ी थी। 2 एहलकार किसी से बहस कर रहे थे। मैंने रफ्तार कम नहीं की, बस साइड से निकल गया। एक ने पीछे मुड़कर देखा, मगर कुछ ना कहा। रास्ते में एक मोड़ आया जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद सड़क पर आ गई। मैंने ब्रेक मारकर गाड़ी को घुमाया। एक लड़का भागता हुआ गेंद लेने आया। उसके चेहरे पर खौफ था। मैंने शीशा नीचे करके कहा, सड़क पर खेलना बंद करो, और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस दौरान मेरे फोन की वाइब्रेशन हुई। मैंने नजर डाली, दोस्त का नाम था। कॉल अटेंड की। भाई कहाँ गायब हो गया? क्लास के बाद कोई नजर ही नहीं आया। मसरूफ हूँ, बाद में बात करता हूँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। माँ के बारे में? उसने कहना शुरू ही किया था कि मैंने फोन काट दिया। एक जगह रेलवे क्रॉसिंग आई, गेट बंद था। एक लंबी मालगाड़ी गुजर रही थी। मैंने इंजन बंद कर दिया और सीट से टेक लगा ली। आसपास देखने लगा। सामने एक दुकान की बोर्ड पर लिखा था, चौधरी स्टोर, हर चीज दस्तयाब है। उसके नीचे एक बच्चा बोतल पी रहा था और अपने जूते से जमीन पर लकीरें बना रहा था। जब गेट खुला, मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। अब मैं शहर से बाहर वाले इलाके में आ चुका था। सड़क तंग हो गई थी, मगर गाड़ी की रफ्तार वही थी। दूर दूर तक खेत फैले थे और कहीं कहीं पानी की खाल बह रही थी। रास्ते में एक पुराना पेट्रोल पंप आया। मैंने गाड़ी रोककर टैंक फुल करवाया। पंप का मालिक एक उधेड़ उम्र आदमी मुझसे बोला, बेटा, इतनी तेज गाड़ी चलाना खतरनाक है, आजकल हादसे बहुत हो रहे हैं। मैंने बस सर हिला दिया, पैसे दिए और चल पड़ा। अब गाड़ी की रफ्तार दोबारा बढ़ गई थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, मगर यह हवा भी मेरे अंदर के शोर को खत्म नहीं कर पा रही थी। मेरे सामने एक पुराने पुल की लकड़ी की बाड़ नजर आई। नीचे एक गहरी नदी बह रही थी। पुल उबूर करते वक्त मैंने नीचे पानी की लहरों को देखा जो बेतरतीब बह रही थी। पुल के बाद एक तवील सुनसान सड़क शुरू हुई। ये वो जगह थी जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता था। सूरज गुरूब होने के करीब था। मैंने गाड़ी मजीद तेज कर दी।
उस खाली सड़क पर रफ्तार का नशा और बढ़ गया। फिर सामने एक हल्की सी हरकत नजर आई, एक साया सा। मैंने रफ्तार कम की और आंखें सुकेड़ कर देखा। कोई हाथ हिला रहा था। ये वो लम्हा था जो आने वाले वक्त को बदलने वाला था। मैंने रफ्तार कम की। हेडलाइट की रोशनी में वो साया वाज़ेह हुआ। एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके हाथ आसमान की तरफ नहीं बल्कि सीधे मेरी गाड़ी की तरफ उठे हुए थे, जैसे बरसों के इंतजार के बाद किसी ने उसकी तरफ देखा हो। गाड़ी करीब आकर रुकी तो मैंने शीशा नीचे किया। वो आगे बढ़ी। सर से पांव तक काला हिजाब, सिर्फ आंखें दिख रही थी। उन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कई कहानियां कैद हों। हाथ में चंद तस्बीहात थी जिनकी डोर थोड़ी सी खुलकर लटक रही थी। भाई, ये तस्बीह ले ले, घर में माँ बीमार है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हर लफ्ज कहने के लिए उसे हौसला जमा करना पड़ रहा हो। मैंने गाड़ी का गियर न्यूट्रल किया और थोड़ा झुक कर पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? रात का वक्त है। उसने नजर झुका ली। दिन में भी खड़ी रहती हूँ, मगर आज सारा दिन कोई चीज नहीं बिकी। माँ की दवा के पैसे। वो रुकी, गहरा सांस लिया। आज ही चाहिए। मैंने एक तस्बीह हाथ में ली। मोतियों पर हाथ फेरते हुए देखा कि वो आम सी नहीं थी, बल्कि हाथ से गुथी हुई डोरी में बंधी हुई थी। ये कहाँ से लाती हो? खुद बनाती हूँ। कभी माँ मदद करती थी, मगर अब वो बिस्तर से नहीं उठ सकती। मेरे जहन में माँ का चेहरा बिजली की तरह चमका। वही आंखों का खदुखाल, मगर यहाँ गुरूर की जगह आजिज़ी थी। मैंने एक लम्हा उसका जायजा लिया। उसके कपड़ों में गर्द जमी हुई थी, मगर कपड़ों की सिलाई सीधी और साफ थी। मैंने जेब से नोट निकालने का सोचा, मगर हाथ रुक गया। अंदर कुछ और हलचल मचने लगी। मैंने पूछा, कितनी कीमत है? जितनी आप मुनासिब समझे, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने एक लम्हा उसका हाथ देखा, पतला और हल्का सा कपकपाता हुआ, जैसे दिन भर की भूखी रही हो। मैंने कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें शहर तक छोड़ देता हूँ। वहां ज्यादा लोग हैं, तुम्हारी तस्बीह बिक जाएगी। वो एक कदम पीछे हटी। नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठती, बस तस्बीह ले ले, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट आई। बैठ जाओ या फिर यहाँ सारी रात खड़ी रहो। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने दरवाजा खोला। जल्दी बैठो, वक्त जाया मत करो। वो आहिस्ता आहिस्ता आकर फौरन सीट पर बैठ गई। उसने तस्बीह अपने दुपट्टे के पल्लू में लपेट ली, जैसे ये उसके लिए कोई कीमती खजाना हो। गाड़ी चल पड़ी। सड़क खामोश थी, सिर्फ टायरों की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, कहाँ रहती हो? पुल के पार, पुराना मोहल्ला। वहाँ क्या है? छोटा सा घर, बस माँ और मैं। चंद मिनट खामोशी रही, फिर वो धीरे से बोली, आप क्या काम करते हैं? मैंने शीशे के पार देखा। पढ़ता हूँ, अभी फारिग हुआ हूँ। पढ़ाई अच्छी चीज़ है, मेरी भी ख्वाहिश थी, मगर हालात ने इजाज़त ही नहीं दी। गाड़ी अब सुनसान रास्ते पर थी। मैंने विंड स्क्रीन के बाहर झांका। चांद बादलों में छुपता निकलता रहा। गाड़ी गोदाम के पास रुकी तो खामोशी का एक दबीज पर्दा छा गया। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, मगर अंदर फिजा जैसे रुक गई हो। वो लड़की सीट के किनारे सुकड़ी बैठी थी, हाथों में तस्बीह जकड़ी हुई। मैंने इंजन बंद किया और एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। उसकी पलकें लरज रही थी। यहाँ क्यों रुके हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। मैंने बगैर जवाब दिए जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर जलाया। धुआं गाड़ी में फैल गया। मुझे घर जाना है, पर है मेहरबानी। वो बोली ही थी कि मैंने उसकी तरफ झुक कर कहा, चुप रहो। उसने पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश की, मगर गाड़ी का दरवाजा लॉक था। मैंने सिगरेट का कश लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर दोनों हाथों से उसके बाजू पकड़ लिए। छोड़ दे, अल्लाह के वास्ते। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर मेरे अंदर का जहर अब काबू में नहीं था। मैंने एक लम्हे को खुद को रोकने की कोशिश की, मगर जहन में जैसे एक ही शोर था, माँ की हंसी, उसका तमस्खुर। वो आवाज मेरे जब्त को खा गई। तुम समझती हो कि ये दुनिया रहम देखती है? मैंने दांत पीसते हुए कहा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? उसने सवाल किया, मगर मैं सुनने की मूड में ही नहीं था। गाड़ी के अंदर जिद्दोजहद शुरू हो गई। वो धकेलने की कोशिश करती, मैं पकड़ता। उसकी सांसें बेतरतीब हो गई। एक लम्हे को उसके दुपट्टे का पल्लू ढलका। उसके बालों की खुशबू मेरे हवास में भर गई। बराए मेहरबानी, वो मुसलसल दोहराती रही, मगर मेरा दिल पत्थर हो चुका था। उसके हाथ मेरी कमीज पकड़कर खींचते रहे, लेकिन मैंने एक लम्हे को भी डगमगाने नहीं दिया। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गाड़ी के शीशों पर हल्की सी धुंध जम गई थी। वो धुंध उस लम्हे की सफाकी को और बढ़ा रही थी। चंद मिनट जो गुजरे वो शायद घंटों जैसे थे। फिर अचानक सब कुछ साकत हो गया। मेरी सांसें भारी थी और उसकी आंखों में एक ऐसा खला था जो बयान से बाहर था। मैं पीछे हटा, मगर निगाहें उसके चेहरे से ना हट सकी। वो खामोश बैठी थी, जैसे अल्फाज और आंसू दोनों खत्म हो चुके हों। उतरो, मैंने मध्यम आवाज में कहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला। उसने जमीन पर कदम रखा तो उसके घुटने हल्के से लड़खड़ाए।
मैंने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। बैकव्यू मिरर में आखिरी बार देखा, वो सड़क के किनारे खड़ी थी। हाथ में अब भी वही तस्बीह थी, मगर डोरी ढीली पड़ चुकी थी। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे, मगर अंदर की गर्मी कम नहीं हो रही थी। एक जगह पहुंचकर गाड़ी रोक दी। हाथ कांप रहे थे। मैंने स्टीयरिंग पर सर टिका दिया। फोन की बीप ने खामोशी तोड़ी। जेब से निकाला, एक दोस्त का मैसेज था। कहाँ हो? आज तुम बहुत अजीब लग रहे थे। मैंने फोन साइड पर रख दिया। घर पहुंचते पहुंचते रात आधी गुजर चुकी थी। मोहल्ले की गलियां सुनसान थी, सिर्फ एक दो कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। गैराज में गाड़ी खड़ी की तो हेडलाइट्स की रोशनी में डैशबोर्ड पर कुछ चमका। मैंने हाथ बढ़ाकर उठाया। वही तस्बीह थी, जिसकी डोर अब जरा सी ढीली पड़ चुकी थी। साथ ही सीट के कोने में एक छोटा सा कपड़ा और सीट के नीचे दुबकी हुई एक डायरी नजर आई। मैंने डायरी उठाई। जल्द पर हल्की सी गर्द जमी हुई थी, मगर कोने पर नीला रिबन बंधा था, जैसे किसी ने उसे खास तौर पर संभाल कर रखा हो। डायरी को हाथ में लेते ही दिल में एक अजीब सा इस्तराब पैदा हुआ, जैसे उसमें कोई ऐसी बात लिखी हो जो मेरा सुकून छीन ले। मैं सोफे पर बैठा और लैंप जलाया। डायरी का पहला सफ़ा खोला तो ऊपर बड़े हरूफ में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके नीचे एक दुआ दर्ज थी, या अल्लाह मुझे सब्र दे और माँ को शिफा। अगले सफ़ात पर छोटे छोटे नोट्स, खरीदारी की फहरिस्त और कभी कभार किसी दुआ की आयत लिखी हुई थी। एक सफ़े पर उसने लिखा था, आज मस्जिद के बाहर 5 तस्बीह भी की, उससे माँ की दवा खरीद ली। डॉक्टर ने कहा है कि दवा बाकायदगी से देनी है, वरना खतरा है। सफ़े पलटते गए, हर सफ़े पर उसकी मेहनत, दुआ और माँ की फिक्र नजर आती थी। कहीं लिखा था, आज बारिश थी, कोई गाहक नहीं आया, पैसे कम पड़ गए। माँ ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। कहीं दर्ज था, कपड़े धोए, माँ के लिए खिचड़ी बनाई और थोड़ी देर बाद तस्बीह बनानी शुरू की। एक सफ़े पर एक मुख्तसर वाक़या लिखा था, एक बुजुर्ग आए, 2 तस्बीह खरीदी और कहा कि बेटी, मेहनत हलाल की कमाई है। दिल खुश हो गया। मैंने वर्क पलटा और वो सफ़ा आ गया जिसने मेरा सांस रोक दिया। ऊपर तारीख लिखी थी, वही दिन जिस रात ये सब हुआ। नीचे लिखा था, अगर आज तस्बीह ना बिकी तो माँ की दवा नहीं आ सकेगी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज दवा न मिली तो वो रात नहीं देख पाएगी। शायद आज कोई फरिश्ता हमारी मदद को आए। मैं एक लम्हे के लिए रुक गया। आंखों के सामने वो मंजर आ गया, उसका कपकपाता हाथ और मेरा रवैया। सफ़ात पलटते पलटते एक लिफाफा गिरा। मैंने खोला, अंदर एक पर्ची थी। उस पर किसी अस्पताल का नुस्खा लिखा था और नीचे दवा का नाम। तारीख 1 हफ्ता पुरानी थी। नीचे डॉक्टर की हिदायत थी, पेशेंट को ये दवा रोजाना रात को दी जाए। मैंने एक और सफ़ा पढ़ा। माँ ने कहा है, दुआ दिल से करो, अल्लाह जरूर सुन लेगा। मैंने कहा, अम्मा, अगर अल्लाह सुन रहा है तो वो हमारे लिए फरिश्ता भेज दे जिसका वादा है। डायरी के आखिरी हिस्से में कुछ और भी था। एक छोटा सा पता लिखा था, पुराना मोहल्ला, पुल के पार, घर नंबर 17। मैंने डायरी बंद कर दी और कुछ देर उसे घूरता रहा। मेज पर रखा गिलास उठाया, मगर हाथ कांपने की वजह से पानी गिर गया। फोन बजा। स्क्रीन पर एक दोस्त का नाम आया, मगर मैंने कॉल रिजेक्ट कर दी। दिमाग में बस वो जुमला गूंज रहा था, शायद आज कोई फरिश्ता हमारी मदद को आए। मैं किचन में गया, फ्रिज खोली और कुछ खाना रखा था, मगर भूख खत्म हो चुकी थी। वापस कमरे में आकर डायरी और तस्बीह को साथ रखा। तस्बीह की मोतियों को छुआ, वो ठंडे थे, जैसे वक्त में जम गए हों। कुछ देर मैंने बैठकर सोचा कि ये सब छोड़ दूं, सुबह डायरी और तस्बीह को कहीं फेंक दूं और जिंदगी मामूल पर ले आऊं, मगर ये मुमकिन नहीं था। ये चीजें अब मेरे वजूद से जुड़ चुकी थी। मैंने एक बार फिर डायरी खोली। एक सफ़े पर उसने माँ की हालत लिखी थी। आज माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। मैंने पास बैठकर कुरान पढ़ा। माँ ने कहा, अल्लाह के बंदे बुरे नहीं होते, बस हालात उन्हें बदल देते हैं। मेरे दिल पर एक बोझ आ गया। वो जुमला जो माँ ने कहा था जैसे सीधा मेरे लिए था। मैं खिड़की के पास गया। बाहर गली में एक बिल्ली कचरे के डब्बे के पास कुछ तलाश कर रही थी। मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत जो अक्सर सड़क के कोने पर बैठती थी, आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही थी। मैंने डायरी दोबारा उठाई, पता देखा और तय किया कि वहां जाऊंगा, चाहे रात का वक्त हो, चाहे कोई मुझे रोके। मैं उस घर को देखे बगैर नहीं रह सकता। जूते पहने, चाबी उठाई और गाड़ी की तरफ बढ़ा। इंजन स्टार्ट करते ही डायरी डैशबोर्ड पर रख दी। हेडलाइट्स ने सामने की गली को रोशन किया। उस रात मैं जानता था मेरी मंजिल सिर्फ एक जगह थी, वही पुराना मोहल्ला, पुल के पार, घर नंबर 17। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए मेरा ध्यान एक ही तरफ था, वो जगह जहां मैंने उसे अकेला छोड़ा था। डैशबोर्ड पर रखी डायरी हर मोड़ पर हल्की से हिलती, जैसे मुझे याद दिलाती
कि ये सब हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। पुल के करीब पहुंचते ही मैंने एक झटके से ब्रेक लगाई और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। सड़क सुनसान थी, सिर्फ दूर एक बिजली का खंभा जल रहा था और नीचे एक कुत्ता बैठा अपनी दुम हिला रहा था। मैंने गाड़ी रिवर्स की और दूसरी तरफ मुड़ गया। वही सुनसान रास्ता, वही खामोशी। हेडलाइट्स की रोशनी में धूल उड़ती रही, मगर वो कहीं नजर न आई। एक जगह गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ, मगर अंदर का बोझ कम ना हुआ। कहाँ गई तुम, मैंने खुद से कहा, मगर जवाब में सिर्फ हवा का शोर सुनाई दिया। मैंने मोबाइल निकाला। दिमाग में ख्याल आया कि आसपास के अस्पतालों में जाकर देखता हूँ। करीब का सबसे छोटा क्लिनिक आधा खुला था। अंदर एक उधेड़ उम्र शख्स बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैंने पूछा, यहाँ किसी लड़की को लाया गया था? हिजाब में, अकेली थी। वो चौंक कर बोला, नहीं साहब, आज कोई मरीज नहीं आया। क्लिनिक से निकलकर मैंने करीबी गलियों का चक्कर लगाया। एक दो दुकानें खुली थी, जिनमें से एक जनरल स्टोर पर एक लड़का बैठा मोबाइल देख रहा था। भाई, यहाँ कोई लड़की आई थी आज? हाथ में तस्बीह थी। लड़के ने सोचते हुए कहा, हाँ, शाम को एक नजर आई थी, मगर फिर कहाँ गई पता नहीं। मैंने गाड़ी उस सिमत दौड़ाई जहाँ डायरी में लिखा पता था। घर नंबर 17 के सामने पहुंचकर गाड़ी रोकी। मकान बोसीदा था, दीवारों पर चूने के धब्बे उखड़ चुके थे। दरवाजा आधा खुला था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर दस्तक दी। अंदर से एक हल्की सी खांसी की आवाज आई, फिर खामोशी। मैंने दरवाजा धकेला, वो आहिस्ता से चरचरा कर खुल गया। अंदर एक छोटा सा सहन था। एक कोने में चारपाई पड़ी थी और पास एक खाली कुर्सी। कोई है? मेरी आवाज गूंजी। अंदर वाले कमरे से एक बूढ़ी औरत निकली, दुपट्टा सर पर, आंखों के गिर्द सूजन। उसने मुझे देखा और कहा, बेटा आप कौन? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं उस लड़की के बारे में पूछने आया हूँ जो यहाँ रहती है, तस्बीह बनाती है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक साया सा आ गया। वो तो कल रात से घर नहीं आई, कहाँ जा सकती है? मैंने फौरन पूछा। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। पता नहीं, उसकी माँ की तबीयत कल अचानक बिगड़ गई थी और दवा भी खत्म थी। मैंने गहरी सांस ली। आपकी बेटी, उसने कोई चीज बेची थी कल? हाँ, तो गई थी शहर के उस पार, वापस नहीं आई। मैंने डायरी का जिक्र नहीं किया, बस कहा, अगर वो वापस आए तो मुझे इत्तला दे दीजिएगा। मैंने अपना नंबर एक पर्ची पर लिख कर दिया। घर से निकलते वक्त मैंने सहन के एक कोने में नजर डाली। वहां एक टोकरी रखी थी जिसमें अधूरी तस्बीहात पड़ी थी, कुछ के धागे अभी बंधे भी नहीं थे। गाड़ी में वापस आकर मैंने डायरी खोली। उसके आखिरी सफ़े पर कुछ नहीं लिखा था। एक दाग सा था, जैसे पानी या आंसू से कागज भीग गया हो। मैंने गाड़ी का रुख दोबारा उस सुनसान सड़क की तरफ किया। शायद वो वहां किसी कोने में हो। एक जगह पुलिस की वैन खड़ी नजर आई। मैंने गाड़ी साइड पर की और एक सिपाही से पूछा, यहाँ किसी लड़की को देखा आपने, हिजाब में, अकेली चल रही हो? सिपाही ने नफी में सर हिलाया। नहीं साहब, आज ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। मैंने दोबारा सफर शुरू किया। घड़ी ने रात की 11 बजाए, मगर तलाश खत्म नहीं हुई। रास्ते में एक बस स्टॉप आया। वहां एक फकीर औरत बैठी थी। मैंने गाड़ी रोकी और पूछा, यहाँ किसी लड़की को देखा आज? फकीरनी ने सर हिलाया। देखा तो था बेटे, वो अकेली जा रही थी, मगर फिर अंधेरे में गायब हो गई। ये सुनकर मैंने आखिरी बार पलटकर उस जगह जाने का सोचा जहां पहली बार उसने हाथ उठाकर गाड़ी रोकी थी। वहां पहुंचकर गाड़ी रोकी। अब सिर्फ सन्नाटा था। मैं बाहर निकला, चारों तरफ देखा। दूर एक खेत में लालटेन की रोशनी हल्की हल्की झिलमिला रही थी, मगर वहां पहुंचने का हौसला नहीं था। मैं वापस गाड़ी में आकर बैठा, मगर इंजन स्टार्ट करने का दिल नहीं कर रहा था। बस डायरी को देखता रहा, जैसे वही मुझे बता दे कि वो कहाँ है। रात लंबी थी, मगर उसकी तलाश उससे भी लंबी होने वाली थी। उसके घर से वापस आने के बाद मेरे दिन और रात सिर्फ एक ही मकसद के गिर्द घूमने लगे, उसे तलाश करना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मैं शहर की मरकजी मस्जिद के बाहर पहुंच गया था, जहां अक्सर लोग खैरात या सामान बेचने वाले नजर आते हैं। मैंने एक एक चेहरा देखा, मगर वो वहां नहीं थी। दोपहर को बाजार का रुख किया। घंटा घर के करीब वाला बाजार हमेशा भरा रहता था। वहां कई औरतें तस्बीहात और छोटे हुनरमंद सामान बेचती थी। मैंने हर एक से पूछा, यहाँ कोई लड़की आती है, तस्बीह बेचती है, हिजाब में होती है? ज्यादातर ने नफी में सर हिलाया, कुछ ने कहा पहले आती थी, अब कई महीने से नहीं देखी। एक दुकानदार ने कहा, भाई आप पुलिस में शिकायत कर दो, शायद कोई इत्तला मिल जाए। मैंने सर झुकाकर कहा, यह जाती मामला है। मैं पुलिस के सवालों और कागजी कार्रवाई से बचना चाहता था। हफ्तों ने महीनों का रूप धार लिया। मैं सुबह काम के बहाने निकलता, मगर असल मकसद यही तलाश होती। शाम तक खाली हाथ लौटता और रात डायरी के साथ गुजरती। कभी उसकी तहरीरें पढ़ता, कभी तस्बीह के दाने गिनता। एक दिन रेलवे स्टेशन पर
इत्तेफाक से एक छोटे अखबार फरोश से मुलाकात हुई। मैंने उससे पूछा, कभी ऐसी लड़की को देखा? उसने कहा, हाँ, एक बार प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, मगर वो अकेली नहीं थी, एक औरत के साथ थी। कौन सी औरत? पता नहीं, चेहरा याद नहीं। यह इशारा भी धुंधला था, मगर मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 3 कई दिन तक चेक किया, कोई निशान न मिला। 6 माह गुजर गए, मौसम बदल गया, मगर मेरी तलाश का अंजाम नहीं आया। इस दौरान माह कई बार यूनिवर्सिटी में नजर आई, कभी हंसती, कभी किसी और के साथ महफिल में, मगर मैंने एक बार भी उससे बात नहीं की। वो मेरी दुनिया से निकल चुकी थी। एक दिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मेरा एक पुराना दोस्त बोला, यार तुम बहुत बदल गए हो, पहले हंसते थे, अब बस चुप रहते हो। मैंने हल्का सा जवाब दिया, वक्त इंसान को बदल देता है। रात को मैं पुराने मोहल्ले से गुजरा जहां उसका घर था। दरवाजा बंद था, सहन में अंधेरा। मैंने एक पड़ोसी से पूछा, ये घर वाले कहाँ गए? उसने कहा, महीने भर पहले बेच गए, कोई नया किराएदार भी नहीं आया। ये सुनकर दिल में एक अजीब सा खालीपन बढ़ गया, जैसे हर रास्ता बंद हो चुका हो। मैंने शहर के अस्पतालों की फहरिस्त निकाली और एक एक करके विजिट करना शुरू किया। हर जगह रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की, मगर प्राइवेसी की वजह से ज्यादा कुछ नहीं मिला। एक नर्स ने कहा, एक मरीजा आई थी, सांस की बीमारी, मगर वो 2 दिन के बाद वापस चली गई। मैंने पूछा, कहाँ? उसने नफी में सर हिलाया। बाजार के एक कोने में एक दिन एक बूढ़ी खातून बैठी थी जो तस्बीह बेच रही थी। मैंने उससे बात की, ये तस्बीह कहाँ से लाती है? एक लड़की देती थी, मगर वो कब की गायब हो गई। क्या उसका कोई पता है? बेटा अगर होता तो मैं भी उससे मिलती। हर जगह बस एक ही जवाब मिलता, वो गायब है। डिग्री मुकम्मल होने के कुछ ही हफ्तों के बाद शहर के आर्ट्स काउंसिल में एक बड़े समाजी सेमिनार का ऐलान हुआ। मौजूद था रजाकाराना खिदमत और शहरी जिम्मेदारी। मैंने बतौर सामे रजिस्ट्रेशन करवाई, शायद इसलिए कि पिछले 6 माह की दौड़ धूप के बाद खुद को किसी हुजूम में रखकर जहन को मसरूफ रख सकूं। दाखिली दरवाजे पर सिक्योरिटी स्कैनर लगा था, मेज पर रजिस्ट्रेशन लिस्ट और आगे रंगीन बैकड्रॉप्स जिस पर मुख्तलिफ एनजीओज के लोग अपने स्टॉल लगा रहे थे। मैंने नाम का बैच लिया, शेड्यूल की पर्ची जेब में डाली और हॉल की तरफ बढ़ गया। दाखिली रास्ते के करीब एक कॉफी काउंटर था। मैंने एक कागजी कप लिया और नशिस्त ढूंढी। सामने स्टेज पर बड़ी स्क्रीन चल रही थी जिस पर खैर सगाली पैगामात और स्पॉन्सर्स के लोगो घूम रहे थे। पहले सेशन में एक मारूफ डॉक्टर ने शहर में रजाकाराना हेल्पलाइंस के बारे में बताया। मैं नीम ध्यान से सुनता रहा, नजर कभी अशार से सजे बैनर्स पर पड़ती, कभी मोबाइल की स्क्रीन पर। फिर दूसरे सेशन का अनाउंस हुआ और मुंतजिमीन स्टेज के दाएं बाएं तेजी से हरकत करने लगे। इसी हलचल में मेरी नजर एक जानिब अटकी। स्टेज के किनारे सब्ज वॉस्किट पहने वॉलंटियर्स की कतार में एक मानूस का आमद दिखाई दी। मैंने सांस रोका, कुर्सी के बाजू मजबूती से थाम लिए। वही चाल, वही ढका हुआ चेहरा, वही हिजाब। वो माइक स्टैंड सीधा कर रही थी, फिर वो पानी की बोतलें लेकर मुकर्रिरीन की मेज पर रख रही थी। रोशनी उसके रुखसार के एक हिस्से पर पड़ी तो वो लम्हा जैसे ठहर गया। दिल ने बेख्तियार कहा, ये वही है। मैंने उठकर राहदारी में कदम रखे और हॉल के अतराफ से घूमकर स्टेज के पीछे वाले कॉरिडोर तक पहुंचा। वहां स्टाफ के लिए रखा गया एक डेस्क था जिस पर वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन लिखा था। एक नौजवान ने पूछा, सर आपको किससे मिलना है? मैंने धीरे से कहा, उस वॉलंटियर से जो हिजाब में है, सब्ज वॉस्किट पहने हुए। उसने फहरिस्त देखी, कलम से निशान लगाया। हमारे पास कई हैं, आप इंतजार करें, वो लोग सेशन खत्म होते ही बाहर आएंगे। चंद मिनट के बाद वॉलंटियर्स की एक टुकड़ी कॉरिडोर में नमूदार हुई। उनमें वो भी थी। मैं चंद कदम आगे बढ़ा। हमारी नजरें मिली ही थी कि उसने जैसे करंट खाकर एक कदम पीछे हटाया। हाथ खुद ब खुद ऊपर जाकर शॉल के किनारे पर टिक गया। मैंने फौरन कहा, मैम माफी चाहता हूँ। लफ्ज मेरे होठों से निकलते ही वो स्क्रीन के पीछे रखी ब्लैक कर्टन की तरफ सरक गई। मैंने आहिस्ता कदम रखा। कोई भी तेज हरकत उसके लिए खौफ बन सकती थी। एक खातून कोऑर्डिनेटर बीच में आ गई। आप कौन है? क्या बात है? मैंने नाम का बैज दिखाया। शुरका में हूँ, बस चंद मिनट, जाती मामला है। खातून ने लड़की की तरफ देखा। तुम ठीक हो? वो खामोश रही, फिर सर हिलाया। मैं ठीक हूँ, मुझे स्टॉल नंबर 4 पर जाना है। कोऑर्डिनेटर ने मुझे सख्त नजरों से देखा। सर आप यहाँ लॉबी में बैठे, वो वॉलंटियर ड्यूटी पर है। मैं पीछे हट गया। लॉबी की एक कुर्सी में बैठकर मैंने हॉल के दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। वो स्टॉल नंबर 4 पर ब्रोशर्स तरतीब दे रही थी। ऊपर बैनर लिखा था, शहर फलाह सोसाइटी हेल्पलाइन 24/7। स्क्रीन पर उसी तंजीम का तारुफी वीडियो चलने लगा। वॉइस ओवर कह रहा था, हम जिंदगी बदलने नहीं, सहारा देने आते हैं।
मेरे जहन में 6 माह की तलाश जैसे फ्रेम दर फ्रेम घूम गई। मैं दोबारा उठा, स्टॉल के करीब जाकर मुनासिब फासला रखा। वहां चंद लोग मालूमात पूछ रहे थे। मैंने कतार में अपनी बारी का इंतजार किया। जब आखिरी ज़ाहिर चला गया तो मैंने मेज के किनारे पर रखे फॉर्म की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या आप रज़ाकार बनना चाहते हैं? उसने सर झुकाए हुए रस्मी लहजे में कहा। नहीं। मैं जबान रुक गई, फिर हिम्मत जमा करके बोला, मैं माफी मांगने आया हूं। वो साकत हो गई। चंद सानिये जैसे बरसों में बदल गए। फिर उसने आहिस्ता से सर उठाया। आंखें नम थी, मगर इस बार वो रोना जब्त कर रही थी। मैंने नर्म आवाज में कहा, मैं जानता हूं मेरा आना तुम्हारे लिए आसान नहीं। मुझे बस इतना कहना है कि तुम्हारी डायरी, तुम्हारी तस्बीह सब मेरे पास अमानत की तरह है। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। उन्होंने बताया कि तुम लोग मकान छोड़ गए। उसने गहरी सांस ली। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मैं भागकर थक गया हूँ, और क्योंकि मैं रुक गया अल्फाज ढूंढते हुए, क्योंकि मैं अपनी गलती को किसी फाइल के नीचे नहीं दबा सकता। उसने कोऑर्डिनेटर की तरफ एक नजर डाली जो पास के बूथ पर किसी और से बात में मसरूफ थी। फिर उसने मेज के नीचे से एक छोटा सा कार्टन निकाला और ब्रोशर्स भरने लगी। रस्मी लहजे में बोली, सेमिनार के बाद बाहर लॉन में बात हो सकती है, यहाँ नहीं। मैंने हाँ में सर हिलाया और पीछे हट गया। अगला सेशन शुरू हुआ। मैं लॉन में आकर दरख्तों के साए में खड़ा हो गया। सामने कैंप्स के नौजवान इंस्टाग्राम के लिए तस्वीरें बना रहे थे। स्टेज से तालियों की आवाज आई। एक बाबा जी जिनके हाथ में स्टिक थी मेरे पास बेंच पर आ बैठे। बेटा, अंदर जाओगे नहीं? जी, थोड़ी देर में, बाबा जी ने धीरे से कहा। कभी कभी असल बात हुजूम में नहीं, खामोशी में तय होती है। मैंने पलट कर देखा। वो मुस्कुराए और अखबार खोलकर बैठ गए। आगाज शाम की अजान करीब की मस्जिद से सुनाई दी। लोग सरगोशियों में एक दूसरे से रास्ता पूछते, स्टॉल बदलते, कॉफी लेते इधर से उधर हो रहे थे। मैंने घड़ी देखी। 15 मिनट के बाद वो लॉन की तरफ आई। सब्ज वॉस्केट अब कंधे पर था, हाथ में पानी की बोतल। फासले पर रुककर बोली, वो डायरी क्या वाकई आपके पास है? मैंने जेब से छोटा सा कपड़ा निकाला। उसके साथ डायरी की तस्वीर मोबाइल में दिखाई। असल घर पर है। वो सर झुकाकर बोली, वो मेरी माँ की आखिरी दुआओं का रिकॉर्ड था। मेरे हलक में कांटा सा अटक गया, मगर मैंने रटे रटाए जुमले नहीं बोले। उसने खुद कहा, ये तंजीम मुझे यहाँ लाई। इन्होंने काम दिया, पढ़ने का मौका दिया, लोगों से बात करना सिखाया। मैं अब हेल्पलाइन पर शिफ्ट करती हूँ, रात की भी। मैंने सच सच कहा। मैं जानता हूँ कि एक माफी सब कुछ नहीं बदलती। मैं तुम पर अल्फाज का बोझ नहीं डालना चाहता, बस अमानतें लौटाना चाहता हूँ। और अगर तुम कहो, मैं यहाँ इसी तंजीम के लिए रज़ाकार बनकर तुम्हारी हर शिफ्ट में पसे मंजर में वो सब काम करूँगा जिनके लिए नाम नहीं छपता। कुर्सी लगाना, पानी रखना, गाड़ी चलाना, जो भी हो। वो खामोश रही। करीब से गुजरती एक वॉलंटियर्स ने उसे आवाज दी, आलिया, अंदर अगला सेशन। मेरा दिल धक से रह गया। अब मुझे उसका नाम मालूम था। आलिया, उसने जवाब दिया। आ रही हूं। फिर मेरी तरफ देखा। यह सब आसान नहीं है, लेकिन भागना भी हल नहीं है। मैंने जल्दी से कहा, कल मैं डायरी और तस्वीर लेकर आऊं? कहाँ दूं? उसने तंजीम के ऑफिस कार्ड पर एक वक्त लिखा, कल शाम 6 बजे, यहाँ रिसेप्शन डेस्क। मैं शायद मौजूद न होंगी, तब भी मैं आऊंगा। वो मुड़ी और तेज तेज कदमों से हॉल की तरफ चली गई। मैं चलना में वहीं खड़ा रहा। तभी बारिश की हल्की बूंदें पड़ने लगी। लोग साइबानों के नीचे सिमट आए। मैंने आसमान की तरफ देखा, फिर लॉन के किनारे खड़ी एक मेज से टिश्यू उठाकर कुर्सी खुश्क की और बैठ गया। अंदर से ऐलान आया, इख्तितामी नोट के बाद शील्ड्स की तकसीम होगी। हुजूम तालियां बजाने लगा। तकरीब खत्म हुई तो दरवाजे पर रश था। मैं जानबूझकर आखिरी बना। बाहर निकला तो पार्किंग में चहल पहल थी। वो दूर वॉलंटियर्स के साथ सामान वैन में रखवा रही थी। उसने मुझे देखा तो नजरें झुका ली, मगर इस बार पीछे नहीं हटी। मैंने दूरी से हाथ के इशारे से कहा, शुक्रिया, कल 6 बजे। उसने बेहद हल्का सा सर हिलाया। रात गए मैं घर पहुंचा तो डायरी को मेज पर रखा, तस्बीह के दानों को खुश्क कपड़े में लपेटा, अगले रोज के लिए अलार्म लगा दिया। मेरी सांस मामूल से सुस्त थी, मगर कदमों में पहली बार सिमत थी। मैं जानता था ये मुलाकात इख्तिताम नहीं, बल्कि एक दरवाजे का हिलना है, जिसके पार जो भी हो, जिसके पार जवाब भी हो सकता है और मजीद सवाल भी। लेकिन कम से कम अब हम दोनों हुजूम के बीच एक ही नक्शे पर खड़े थे। वो खिदमत की मेज के उस पार और मैं माफी की मेज के इस पार। कल का 6 बजे इसी नक्शे पर पहली सुई था। अगली शाम 6 बजे मैं वक्त से कुछ पहले ही तंजीम के ऑफिस के बाहर पहुंच गया। रिसेप्शन डेस्क पर एक नौजवान बैठा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तरतीब दे रहा था। मैंने कार्ड उसके सामने रखा और कहा, यह कल वाली अमानत देने आया हूं।
आलिया के लिए। उसने कागज पर कुछ लिखा और कहा, वो मीटिंग में है, आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं। मैंने हल्का सा इस बात में सर हिलाया और कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। चंद मिनट के बाद दरवाजा खुला। वो अंदर आई। आज उसके लिबास में वो सब्ज वॉस्किट नहीं थी, बल्कि एक सीधा सादा नीला दुपट्टा कंधों पर ढलका हुआ था। उसने रिसेप्शन पर मुझसे एक नजर मिलाई, फिर सीधा मेरी तरफ आई। डायरी और तस्बीह। मैंने बैग से दोनों चीजें निकालकर उसके सामने रख दी। ये तुम्हारी है और ये मेरा बोझ भी थी। उसने आहिस्ता से डायरी को खोला, चंद सफात पलटे, फिर उसे सीने से लगा लिया। तस्बीह के दानों को उंगलियों में घुमाते हुए बोली, ये मैंने अपनी माँ के साथ बैठकर बनाई थी। आखिरी मुकम्मल तस्बीह यही थी जो उस दिन मेरे हाथ में थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, उस दिन तुम कहाँ गई थी? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, उस रात माँ दुनिया से चली गई। मैं गली के कोने पर बैठी रही, सोचती रही कि अब मैं कहाँ जाऊं। अगले दिन एक बुजुर्ग औरत मिली जो इस तंजीम में काम करती थी। इन्होंने मुझे अपने साथ रखा, पढ़ने का मौका दिया। बाकी का सफर आहिस्ता आहिस्ता तय हुआ। मैंने धीरे से कहा, और आज तुम यहाँ हो, सबके लिए सहारा बनकर। वो मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में थकन भी थी। सहारा बनने के लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। मैंने गहरा सांस लिया। आलिया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें अजीब लगे, शायद वक्त ठीक ना हो, मगर सच यही है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बांधना चाहता हूँ। न बतौर बोझ, न कफारा, बल्कि एक नया सफर जो इज्जत और एतमाद पर हो। वो मेरी तरफ देखती रही। खामोशी तवील हो गई, जैसे वो मेरे चेहरे से लफ्जों के पीछे की नीयत पड़ रही हो। रिसेप्शन के पीछे फाइलों के पलटने की आवाज आ रही थी, बाहर से गाड़ियों का हल्का सा हॉर्न। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम जानते हो कि माजी भुलाना आसान नहीं? जानता हूं, और ना मैं चाहता हूं कि हम माजी को झूठ बोलकर दफना दें। मैं बस ये चाहता हूं कि हम उसके ऊपर नया घर बना लें। उसने तस्बीह को हथेली में बंद किया, फिर मेरी आंखों में देखा। लम्हों बाद इस बात में सर हिला दिया। मेरे दिल में जैसे एक बोझ उतर गया। मैंने मध्यम आवाज में कहा, शुक्रिया यकीन देने के लिए। वो बोली, ये यकीन एक शर्त पर है, हम दोनों इस सफर में सच्चाई से समझौता नहीं करेंगे। मैंने कहा, वादा करता हूं। हम दोनों ने ऑफिस से निकलकर करीबी चाय के ढाबे का रुख किया। लकड़ी की मेज पर बैठे मैंने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। उसने कहा, पिछले साल मैंने जो कुछ सीखा वो ये है कि जिंदगी दूसरों की नजर से नहीं, अपने उसूलों पर जीनी चाहिए। मैंने जवाब दिया, और मैंने सीखा कि एक गलती चाहे कितनी बड़ी हो, अगर आप उसे तस्लीम कर लें तो वो आपको खत्म नहीं करती, बल्कि बदल देती है। चाय आई तो भाप के साथ खामोशी भी हल्की हो गई। वो छोटे घूंट लेती रही। मैं बस उसे देखता रहा। बाहर शाम के चपेटे में बाजार की रोशनियां जलने लगी थी। चाय खत्म होने पर मैंने कहा, हमारी कहानी में बहुत से सफ़े कटे फटे हैं, मगर आगे के सफ़ात हम साफ लिख सकते हैं। वो बोली, हाँ, मगर ये सफ़े दोनों को बराबर लिखने होंगे। वापसी पर मैंने उसे हॉस्टल की गेट पर छोड़ा। जाते जाते वो बोली, कल मीटिंग के बाद तुमसे बात करनी है, हम आगे का लायामल तय करेंगे। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, कल का इंतजार रहेगा। घर पहुंचकर मैंने पहली बार उसकी डायरी को अलमारी में वापस नहीं रखा, बल्कि मेज पर रखा, जैसे अब ये बोझ नहीं बल्कि एक वादा है। रात देर तक नींद नहीं आई, मगर इस बार जागने का सबब खौफ नहीं बल्कि आने वाले कल का इम्कान था। अगले दिन शाम को हम शहर के एक पुरसुकून पार्क में मिले। बेंच पर बैठकर उसने एक खाकी फाइल निकाली। ये मेरी तालीम मुकम्मल करने की प्लानिंग है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि इसे बर्बाद न होने दो। मैंने फाइल को संभाल कर रखा। ये वादा है। फिर मैंने कहा, कल हम निकाह की तारीख तय करें? वो चौंकी, फिर बोली, जल्दी मत करो, पहले तुम सच्चाई और एतमाद का इम्तहान पास करो, फिर निकाह का फैसला होगा। मैंने कहा नहीं लगाया, बस सर झुकाकर चैलेंज कबूल है। वो चौंकी, फिर बोली। पाक की रोशनियों में वो लम्हा एक खामोश मुआहदा बन गया। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा, मगर ये अलविदा नहीं, एक नया आगाज का कदम था। निकाह की तारीख आखिरकार उसी पार्क के करीब एक छोटी मस्जिद में तय हुई, जहां हमने पहली बार खुले आसमान तले मुस्तकबिल की बातें लिखी थी। सुबह की नरम रोशनी में सहन धुला धुला सा लग रहा था। मौलवी साहब ने कागजात तरतीब दिए। गवाह बेंच पर बैठे अपनी उंगलियों से दाने गिन रहे थे। आलिया के सर पर सफेद दुपट्टा था, जिसके किनारे नाजुक सी कढ़ाई से सजे हुए थे। मेरे बराबर खड़े दोस्त ने आहिस्ता से कहा, तैयार हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस बार दिल ने नहीं, जिंदगी ने फैसला किया है। निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त मौलवी साहब ने एक नजर उठाकर कहा, बेटा, यह मुआहिदा सिर्फ 2 दिलों के लिए नहीं, 2 जिम्मेदारियों का है। मैंने कबूल है कहा तो वो लम्हा जैसे किसी घंटी की आवाज में बंद हो गया। खवातीन वाले हिस्से में आलिया की आवाज आई, वही 3 लफ्ज,
और दुरूद की इज्तिमाई सदा ने फिजा भर दी। सीधी सादी सी दावत रखी गई। चने की चाट, कोरमा, समोसा, केक, जिसे किचन वाली खाला सूजी का हलवा केक कहकर हंसती रही। किसी बड़े हॉल, किसी चमकते कैमरे की जरूरत नहीं थी। दरवाजे पर तंजीम के चंद रज़ाकार गुलपोशी के लिए खड़े थे। एक ने हंसते हुए कहा, भाभी अब हेल्पलाइन पर शौहर की शिकायतें ना आ जाए। आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम पहले रोज से फीडबैक लेते हैं, शिकायत की नौबत नहीं आएगी। शाम को हम अपने नए घर, किराए का मगर रोशन अपार्टमेंट, जिसकी खिड़कियां शहर के पार बिछे छतों पर पड़ती रोशनी दिखाती। दरवाजे पर आवेजा छोटी सी तख्ती पर सिर्फ 2 हरूफ थे, अलिफ और आइन, हम दोनों के नामों के पहले हरूफ। अंदर दाखिल होकर उसने तस्बीह दीवार की कील पर टांगी। मैंने पूछा, ये क्यों? वो बोली, ताकि जब कभी हम बातों में ताना तोड़ दें, याद रहे कि डोर सलामत रखनी है। अगले दिन से हमारे मामूल ने एक छोटी सी घड़ी की तरह चलना शुरू किया। सुबह फजर के बाद वो मुझे 2 सफ़े कुरान समझाकर सुनाती, जिसकी तफसीर उसने तंजीम की क्लास में सीख रखी थी। मैं उसे अंग्रेजी की ईमेल्स ड्राफ्ट करना सिखाता। एनजीओ की कम्युनिकेशन टीम में अब वो बाकायदा लिखने लगी। एक शाम उसने कहा, क्या हम हफ्ते में एक दिन फील्ड विजिट पर साथ जाएं? मैंने फौरन हाँ कर दी। हमने एक कम्युनिटी स्कूल में रज़ाकाराना क्लास शुरू की। मैं बच्चों को कंप्यूटर के बुनियादी असबाक और पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाना सिखाता। वो बच्चियों को तस्बीह के दाने गिनकर ज़रब तकसीम समझाती। एक बच्ची ने शरारत से पूछा, बाजी ये दाने क्यों होते हैं? आलिया ने हंसते हुए कहा, ताकि गिनती करते हुए दुआ याद रहे। घर की पहली खरीदारी हमने ज़रूरी चीज़ों के साथ एक छोटा सा सफ़ेद बोर्ड भी लिया। बोर्ड पर हफ्तावार प्लान लगता, उसकी स्टडीज, मेरी नौकरी, मुश्तरका रज़ाकाराना घंटे और हम के लिए शाम 7 से 8, किसी भी स्क्रीन के बगैर, सिर्फ बातचीत। शुरू में मुझे ये बाकायदा सख्त लगा, मगर तीसरे हफ्ते मैंने मान लिया कि रोज 1 घंटा एक दूसरे को सुनना किसी भी महंगे डिनर से ज्यादा लाजिम है। उसने एक रात कहा, हमें अपनी कहानी को किसी पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए, मगर छुपाना भी नहीं। मैंने इस बात में सर हिलाया, हम इसे सबक बनाएंगे, तमाशा नहीं। तब्दीली की पहली कड़ी मेरे लिए तंजीम के ड्राइविंग रज़ाकार बनना था। एम्बुलेंस ड्राइवर, राशन ड्रॉप, लेट नाइट हेल्पलाइन से रेस्क्यू, हम बतौर टीम काम करने लगे। एक रात बारिश में एक बूढ़ी खातून को दवा पहुंचानी थी। पतली गली, घुटनों तक पानी। मैंने गाड़ी गोशे में खड़ी की और जूते उतार कर पानी में उतर गया। वो बालकनी से झांक रही थी। मैंने कहा, आप कमांड दें, मैं दौड़ लगाता हूँ। वापस आया तो उसने दरवाजे पर तौलिया थमाया। मैंने हंसते हुए कहा, क्या ये भी बोर्ड पर लिखना होगा? वो बोली, ये दिल पर लिख लिया है। हमने माह का जिक्र कभी कभी किया, गुस्से या फातिहाना लहजे में नहीं, बल्कि एक बंद फाइल की तरह। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाहर वो अचानक सामने आ गई। उसने मुख्तसर सलाम किया, नजरें चुराने के बजाय सीधी रखी और कहा, तुम अच्छा कर रहे हो, खुश रहो। आलिया मेरे साथ। उसने मुहज्जिब अंदाज में जवाब दिया, दुआओं में याद रखिएगा। हम आगे बढ़ गए। रास्ते में आलिया ने नरम लहजे में कहा, किस्से बगैर जरूरत के दोबारा खोले जाए तो नई सतर भी जख्मी हो जाती है। मैंने हंसते हुए कहा, हमारी नई सतर सलामत है, मगर हमने मरहम किट तैयार की। महज तिब्बी नहीं, जज्बाती भी। एक छोटा बॉक्स जिसमें 2 चीजें लाजिम, एक स्टिकी नोट जिस पर लिखा था, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, और एक मुख्तसर दुआ। जब भी किसी दिन लहजा ऊंचा होने लगता, हम बॉक्स खोलते, नोट मेज पर रखते और 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करते। अजीब सा लगता, मगर कितना कारामद। एक शाम में दफ्तर के दबाव में आया तो गैर जरूरी सख्ती से बात कर बैठा। वो खामोशी से बॉक्स लाई, नोट रखा और बोली। 5 मिनट बाद वही बात दोबारा, आहिस्ता। हमने बात दोहराई, बगैर कट के, बगैर खराश के। पहली ईद हमने पुराने मोहल्ले के घर नंबर 17 के दरवाजे पर दस्तक देकर मनाई। वहां एक नई फैमिली रहती थी। मैंने दरवाजे के पास दीवार पर एक छोटा सा पौधा लगाया और नीचे मिट्टी में लकड़ी की छोटी सी तख्ती गाड़ दी। दुआओं का घर। आलिया ने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया। एक लम्हा खामोश रही, फिर बोली, माँ खुश होगी कि हम रुके नहीं। हम वहां से सीधे कब्रिस्तान गए। उसने मिट्टी दुरुस्त की, फातिहा पढ़ी और तस्बीह के 3 दाने कब्र के सिरहाने रख दिए। मैंने पूछा, 3 क्यों? वो बोली, शुक्र, सब्र और यकीन। माली तौर पर हमने चीजें सीधी रखी। हर माह तनख्वाह आते ही हम एक सादा सा स्प्रेडशीट भरते, घर का किराया, बिल, सदका, बचत और पढ़ाई फंड, जिसमें आलिया ने अपनी डिप्लोमा क्लासेस में दाखिला ले लिया। वो रातों को असाइनमेंट लिखती, मैं रेफरेंस ढूंढ देता। कभी कभी वो कहती, तुम हाइपर लिंक्स में गलती करते हो। मैं हंसता,
तुम ग्रामर पकड़ लेती हो, बराबरी बरकरार है। वक्त गुजरा, हमारे घर में लोगों की आहट बढ़ने लगी। स्कूल की बच्चियां प्रोजेक्ट पर मशवरा लेने आती। रज़ाकार शिफ्ट के बाद चाय के लिए बैठ जाते। कभी कभी मौलवी साहब फिक़ही सवाल के जवाब के लिए व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भिजवा देते। घर दीवारों से कम और रास्तों से ज्यादा बनने लगा। एक शाम तंजीम ने हमें साले खिदमत की छोटी सी तकरीब में बुलाया। स्टेज सादा था, कुर्सियों पर सफेद गिलाफ और बैकड्रॉप पर बड़े हरूफ में लिखा था, मरहम रखने वाले हाथ। कोऑर्डिनेटर ने माइक पर नाम पुकारा, आलिया, और उनके साथ ही ड्राइवर लीड। तालियां बजी। मैंने माइक नहीं लिया। आलिया ने बस इतना कहा, हमने सीखा कि माफी मांगने वाला कमजोर नहीं होता, वो रास्ता खोल देता है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। नजर में न फख्र था न नुमाइश, बस एक सादा सी शराकत। घर लौटे तो बालकनी में ठंडी हवा चल रही थी। दूर एक इमारत की छत पर बच्चों ने कागजी तैयारे उड़ाए हुए थे। मैंने मेज से वही तस्बीह उठाई जिसकी डोर कभी ढीली हो गई थी। हमने साथ बैठकर दाने गिने। मैंने आहिस्ता से कहा, हमने आज तक कितने कदम तय किए होंगे? वो मुस्कुराई, जितने दाने उससे ज्यादा, मगर असल यह है कि डोर सलामती से हाथ में है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे अब समझ में आया कि नैया पार लगाने के लिए तेज चप्पू नहीं, दुरुस्त सिमत चाहिए। वो बोली, और सिमत के साथ साथी। हम दोनों हंस दिए। फिर उसने परस से छोटा सा लिफाफा निकाला। अंदर हमारे नाम की वही तख्ती, अलिफ आइन की मिनी कॉपी थी। वो बोली, इसे तुम्हारी बरी में नहीं, तुम्हारी डायरी में रखना है, जहां रोज के प्लान लिखते हो। याद रहे कि कल के बीच हम रहेंगे। रात ढली तो हमने घर की लाइट्स मध्यम की। मैंने व्हाइट बोर्ड पर अगले हफ्ते के पासों में एक और सत्र जोड़ दी, मरहम क्लास, ओपन सेशन, कहानी नहीं, हुनर। आलिया ने आकर नीचे छोटा सा दिल बना दिया। मैंने हंसते हुए कहा, आर्ट वर्क तुम्हारा, फ्रेम मेरा। वो बोली, और कहानी हमारी, इस बार किसी शर्त के बगैर, मोहब्बत, इज्जत और एतमाद के साथ। खिड़की से झांकते आसमान पर एक बारीक सा चांद था। मैंने तस्बीह के आखिरी दाने पर उंगली रोकी और दिल ही दिल में कहा, इंसान गिर भी जाए तो उठ सकता है अगर वो माफी मांग ले। छोटी छोटी नेकियों, साफ गुफ्तगू और एक ऐसी डोर के साथ जो अब मजबूत थी, नजर न आती हुई भी हर जगह मौजूद। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।